गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। पिटीशन की जो एक आइडियल ड्राफ्ट है, आपको बतौर समझाने के लिए मैंने डिजिटल ई बुक में ये सब कुछ मैटर तैयार करके रखा है। ये आइडियल ड्राफ्ट है सर, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। यदि आप घर में बैठे हुए हैं, या आप एक नए एडवोकेट हैं, या विधि के विद्यार्थी हैं, या एक आप पीड़ित हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इससे इस प्रकार की रिट रिट पिटीशन हाई कोर्ट में तैयार करके पेश की जाती है। हिंदी में भी पेश की जा सकती है और अंग्रेजी में भी पेश की जा सकती है। दोनों की ड्राफ्टिंग मैंने डिजिटल ई बुक में आपको समझाने के लिए दी है। ये सिर्फ एक आइडियल ड्राफ्टिंग है सर। ये वकील साहब उनके हिसाब से तैयार करेंगे, आपकी घटना और परिस्थिति के हिसाब से। सिर्फ आपके सामने एक मैंने डेमो रखा है, एक ड्राफ्ट रखी है, ताकि आपके दिमाग में एक तस्वीर पैदा हो सके कि हाँ, जब ये मामला होगा तो इस तरीके से ये हमारी याचिका पेश की जाएगी, ऐसे प्रार्थना इसमें मांगी जाएगी, ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे। साथ ही एक स्टे एप्लीकेशन भी जो हाईकोर्ट में पेश की जाती है, एफआईआर के साथ ही, कि नीचे की गिरफ्तारी से संबंधित रोक लगाई जाए, एफआईआर निरस्त की जाए, वो उसकी भी एक एप्लीकेशन मैंने तैयार करके रखी है। साथ ही इसके साथ लगने वाला शपथ पत्र भी है। और उसके अलावा पिटीशन और एफआईआर से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने डिजिटल ई बुक में आप लोगों के लिए तैयार करके रखी हैं। यदि वक्त रहा, समय रहा, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हुआ, तो मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी आपको जानकारी देने की। वरना फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैंने वो सब कुछ डिजिटल ई बुक में लिख दिया है। अब सवाल ये उठता है हमारे मन में कई बार कि क्या हिंदी में भी एफआईआर रद्द करने की याचिका लगाई जा सकती है हाई कोर्ट में? तो जी हाँ सर, लगाई जा सकती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय या अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा में भी याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। तो मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ड्राफ्ट दी है इसमें। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तहत आधिकारिक रूप से हिंदी में याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। यदि आप किसी अन्य न्यायालय, अन्य राज्य जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार के उच्च न्यायालय में आवेदन कर रहे हैं, तो वहां भी आधिकारिक रूप से देवनागरी लिपि या हिंदी भाषा में याचिका स्वीकार करने का स्पष्ट प्रावधान है। भारत की भाषा है सर हिंदी भाषा। हाई कोर्ट हिंदी हेतु आदर्श जो याचिका का प्रारूप है, मैं आपको बता दूं। पहले 482 थी, अब 528 कर दी गई है। ऊपर न्यायालय का नाम लिखा जाएगा, माननीय उच्च न्यायालय, और पीठ जो भी है जहां पर भी वो जाएगा, और विविध अपराध याचिका क्रमांक और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 528 के अंतर्गत याचिका प्रस्तुत करना। याचिकाकर्ता में उसका पूरा नाम पता आ जाएगा। विरुद्ध में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना, थाने का नाम, जिला, और दूसरे में शिकायतकर्ता और आवेदक का नाम आ जाएगा पूरा। अच्छा, ये परिस्थिति के हिसाब से इसमें परिवर्तन हो जाता है। ये सिर्फ एक आइडियल है, ऐसा ना माने कि मैंने बना दिया है तो यही सब कुछ है। परिस्थिति के हिसाब से, हालात के हिसाब से इसमें संशोधन होगा और उसी हिसाब से कोर्ट में पेश की जाएगी। सिर्फ एक आइडियल ड्राफ्ट, एक आपके दिमाग में एक तस्वीर पैदा हो जाए कि हाँ, इस तरीके से तैयार होती है। मैंने आपके लिए तैयार की है। विषय में लिखा जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 528 के अंतर्गत पुलिस थाना जो भी है, नाम में दर्ज अपराध क्रमांक, एफआईआर एवं उससे उत्पन्न समस्त आपराधिक कार्रवाइयों को निरस्त मतलब क्वेश करने हेतु याचिका माननीय मुख्य अधिपति जी एवं उनके सह समक्ष न्यायाधीश गण, याचिकाकर्ता की ओर से निम्न याचिका अत्यंत नम्रता पूर्वक प्रस्तुत की जा रही है। नंबर एक है यह कि याचिकाकर्ता भारत का एक शांति प्रिय एवं कानून का पालन करने वाला नागरिक है तथा उसके विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। दूसरा है यह कि अनावेदक क्रमांक 2, शिकायतकर्ता द्वारा याचिका से आपसी रंजिश एवं सिविल विवाद के कारण पुलिस थाने में झूठी एवं दुर्भावनापूर्ण एफआईआर संबंधित धारा में दर्ज कराई गई है। मैंने जगह छोड़ दी है, जहां धारा लिखाएगी या रंजिश का कारण लिखाएगा वो अपने हिसाब से है। तीसरा है यह कि एफआईआर में लगाए गए सभी आरोप पूरी तरीके से असत्य, काल्पनिक और मनगढ़ंत है। यदि एफआईआर में अंकित संपूर्ण तथ्यों को बिना किसी बदलाव के स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध घटित होना सिद्ध नहीं होता है। नंबर चौथा है यह कि घटना दिनांक को याचिकाकर्ता घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं था। धारा 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पास इस बात के अकाट्य साक्ष्य, अकाट्य प्रमाण, सीसीटीवी फुटेज, ऑफिस अटेंडेंस या लोकेशन डेटा उपलब्ध है जो सिद्ध करते हैं कि उसे रंजिशवश इस मामले में घसीटा गया है। पांचवा पेरा है सर यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल में ऐतिहासिक मामले में तय किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार जब कोई आपराधिक कार्रवाई केवल निजी बदले या रंजिश की भावना से प्रेरित होकर की गई हो, तो उसे निरस्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। ये जनरली फील्डिंग में नहीं लिखा जाता है। प्लीडिंग में सिर्फ तथ्य लिखे जाते हैं, कानून की धाराएं भी नहीं लिखी जाती हैं। लेकिन मैंने आपको बतौर समझाने के लिए इसमें लिखा हुआ है।
जब आपकी ड्राफ्टिंग होगी तो उसमें ये आप कानून अलग से आपको कोर्ट में बताना होगा, सूची अनुसार जो है कि लिस्ट पेश करना और आर्गुमेंट के समय ये बताना। लेकिन मैंने आपको बतौर समझाने के लिए इसमें लिख दिया है, मैं आपको बता दूं, ड्राफ्टिंग के समय वकील साहब तैयार करेंगे उनके हिसाब से। छठा नंबर आएगा, यह कि मामला पूर्णतः सिविल प्रकृति का है, जिसे आपराधिक रंग देकर याचिकाकर्ता को प्रताड़ित करने और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के उद्देश्य से दर्ज कराया गया। अंत में आती है सर हमारी प्रार्थना। क्या प्रार्थना बनेगी? अतः माननीय उच्च न्यायालय से अत्यंत नम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि नंबर 1, याचिका स्वीकार की जाकर पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर जो भी फलाना फलाना क्रमांक है उससे संबंधित समस्त आगामी कार्रवाइयों को पूर्णतः निरस्त फरमाने की कृपा करें, क्वेश करने की कृपा करें। दूसरा आएगा सर हमारा, याचिका स्वीकार की जाकर हो गया, याचिका के अंतिम निर्णय तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक या दंडात्मक गिरफ्तारी की कार्रवाई पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित फरमाने की कृपा करें। तीसरा आएगा, अन्य कोई सहायता जो माननीय न्यायालय न्यायहित में उचित समझे याचिकाकर्ता को प्रदान की जावे। नीचे दिनांक, स्थान, आपके दस्तखत, आपके वकील साहब के दस्तखत, और ये स्टे एप्लीकेशन है सर, शीर्षक ऊपर वही लिखा जाएगा। विषय में लिख देंगे, याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी एवं समस्त आगामी दंडात्मक कार्रवाइयों पर रोक, स्टे ऑन अरेस्ट ऑब्लिक नो कर्सिव एक्शन लगाने हेतु अंतरिम आवेदन पत्र, ये इसमें लिखा जाएगा। बाकी माननीय न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से निम्न निवेदन है, तथ्य वही रहेंगे। मैं प्रार्थना अंत में पढ़ के आपको बता देता हूं। नंबर 1 प्रार्थना में, पुलिस थाने को एफआईआर क्रमांक के संबंध में याचिकाकर्ता की दंडात्मक गिरफ्तारी न करने एवं कठोर कार्रवाई न करने का अंतरिम आदेश पारित फरमाने की कृपा करें। दूसरा, संबंधित न्यायालय में चार्जशीट या अन्य कार्रवाइयों को प्रस्तुत आगे बढ़ाने पर रोक लगाने की कृपा करें। मतलब एफआईआर टोटल निरस्त की जाना चाहिए इसमें। इसके साथ लगने वाला शपथ पत्र है सर, शीर्षक वही रहेगा, उन्मान। मुख्य एक आखिरी पैरा में पढ़ के बता देता हूं, यह कि मैंने इसमें कोई भी तथ्य छुपाया नहीं है, न ही इस संबंध में पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष कोई याचिका प्रस्तुत की है। पूरी एफिडेविट वही रहेगा हमारा लगभग लगभग। उसके बाद सत्यापन आ जाएगा। ये इंग्लिश में सर इसकी ड्राफ्ट मेरे द्वारा इसमें दे दी गई है, ये पूरा स्क्रॉल करके मैं ले जा रहा हूँ। उसके बाद आता है सर 528 बीएनएसएस और उच्च न्यायालय की शक्तियां। इसके बारे में भी मैंने लिखा है, किसी भी झूठी एफआईआर या आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर सकती है हाईकोर्ट, इसमें बताया गया है। व्यवहारिक प्रक्रिया के बारे में भी लिखा है। कानूनी विश्लेषण मैंने इसमें लिखा है। सजा, जमानत, क्षेत्राधिकार व धाराओं के बारे में भी सर इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एफआईआर रद्द करने की, क्वेश कराने की शक्ति जो धारा 528 के अंतर्गत दी गई है उसके बारे में मैंने जानकारी दी है। एफआईआर रद्द करने के मुख्य आधार इसमें मैंने अलग से लिखे हुए हैं। जो भजन लाल का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, उसमें जो 7 निर्देश दिए गए वो अलग, वो भी यही है लगभग, लेकिन ये मैंने स्पेशली वो अलग से इसमें लिखे हैं। जैसे अपराध ना बनना, दुर्भावनापूर्ण केस, समझौता होना, दीवानी मामला, ध्यान रखने योग्य बात, पुलिस के पास अधिकार नहीं। इसमें जो है कि 528 के अंतर्निहित शक्ति के बारे में भी सर मैंने स्पेशल कुछ जानकारी दी है। जैसे बीएनएसएस की धारा 528 क्या है ये मैं आपको ऊपर समझा चुका हूं, लेकिन उससे भी हटके कुछ अतिरिक्त जानकारियां इस डिजिटल ई बुक में मैंने लिखी हैं। और इसका उद्देश्य जो मैंने आपको ऊपर बताया उसको डिटेल में मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सही न्याय दिलाना, कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना और आदेशों को लागू करना, उसका एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा मैंने यहाँ पर। 528 कब काम आती है जैसे कि उसके बारे में भी मैंने इसमें थोड़ा विस्तार कर दिया है आगे। जैसे झूठी एफआईआर को रद्द कराना और जांच में दखल देना, निचली अदालत के गलत फैसले को सुधारना, न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकना। बीएनएस सेक्शन 528 कैसे काम करती है उसके बारे में भी डिटेल जानकारी सर मैंने डिजिटल ई बुक में आप लोगों के लिए दे दी है। कुछ जरूरी बातें भी इसमें मैंने बता दी हैं। और 528 के तहत अपील करने की प्रक्रिया क्या होगी, पिटीशन लगाने की, वो भी मैंने लिखी है। अपील करने की प्रक्रिया सर इसमें वकील साहब से संपर्क कैसे करें आप, क्या फायदा मिल सकता है वो भी मैंने लिखा है। याचिका तैयार करना, सबूतों की सूची और कानूनी तर्क और याचिका दाखिल करना, सुनवाई में हिस्सा लेना, इसके बारे में भी, फैसला और कार्रवाइयों के बारे में भी दिया। वकील इसमें किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, वकील साहब किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, जैसे केस को समझना और सलाह देना। दूसरा, याचिका तैयार करना। तीसरा, कानूनी प्रक्रिया को संभालना, कोर्ट में पक्ष रखना, ये सब कुछ इसमें मैंने लिखा हुआ है। याचिका क्या होती है, एक दायर, प्रक्रिया और फीस, मतलब याचिका क्या होती है उसके बारे में भी मैंने लिख दिया है। मैंने कहा था सर बहुत कुछ सामग्री लिखी है, लेकिन मैं डिटेल जानकारी दूंगा तो 5 घंटे का तकरीबन वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं मुख्य बातें आपको पढ़ के बता रहा हूँ। पिटीशन के बारे में लिख दिया, याचिका क्या होती है, और जो है कि इसमें जैसे कि इस्तेमाल बहुत से मामलों में किया जाता है याचिका का, जो मैंने इसमें लिखा हुआ है।
न्यायिक मामलों में, कानूनिक मामलों में, संपत्ति डिस्प्यूट में, व्यवहारिक मामलों में, नौकरी संबंधी मामले, विवाह और तलाक संबंधी, शिक्षा संबंधी मामले, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। याचिका कितने प्रकार की होती है ये भी सर मैंने इसमें लिख दिया है। रिट पिटीशन जैसे कि मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन में जनहित याचिका, और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, आपराधिक पुनरीक्षण रद्द करने की याचिका, ये सब कुछ इसमें मैंने डिटेल लिखा है। स्थानांतरण क्यों की जाती है इसके बारे में भी सर इसमें डिजिटल ई बुक में दे दिया है मैंने। भारत में याचिका कौन दायर कर सकता है? एक व्यक्ति, जनहित याचिका, वकील, सरकारी प्राधिकरण, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, सार्वजनिक अधिकारी, ये सब जो है कि याचिका दायर कर सकते हैं। भारत में याचिका किस कोर्ट में दायर करनी चाहिए इसके बारे में भी सर मैंने जानकारी इसमें दी है। और याचिका दायर करने के लिए कितना खर्च आता है, तो एक सामान्य प्रोसेस होती है जो कोर्ट फीस लगती है, वो परिस्थिति के हिसाब से बदला जाती है। याचिका याचिका कब दायर नहीं की जा सकती इसके बारे में भी सर मैंने लिखा हुआ है इसमें। और याचिका दायर करने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या होंगे, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अदालत में याचिका दायर कैसे करें, और इसके बाद ये हमारी आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। अब ये मैंने जो आपको ओरल तौर पे बताया है ये सब डिजिटली बुक में तो सर लिख दिया है, लेकिन मैं इनके ऊपर स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा इनका एक्सप्लेनेशन करके, क्योंकि समय काफी हो जाता है। मैं चाहता हूं कि वीडियो 15-20 मिनट का ही रहे, लेकिन आप देखते हैं कि कानून एक ऐसी मामला रहता है, कानूनी मामला, कि ये हम दो शब्दों में कह दें तो वो कुछ अर्थ नहीं निकल पाता है, कुछ का कुछ अर्थ समझ लिया जाता है। तो आज के वीडियो में सर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। इसी से रिलेटेड दूसरे वीडियो और मैं बनाने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए उपयोगी होंगे। इसके बाद यहाँ से अध्याय 1 चालू होता है कि पुलिस के खिलाफ कोर्ट से एफआईआर का आदेश कैसे लें। बीएनएसएस 2023 की धारा 175 की उपधारा 3 की अर्जी ड्राफ्टिंग सीखें। ये अध्याय नंबर 1 है, मैं आपको बतौर उदाहरण के बता रहा हूँ। एसी 32-33 अध्याय इसमें विभिन्न प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। ये फाइनेंशियल फ्रॉड को लेकर इसमें मैंने एक मुख्य आधार बनाकर इसमें ड्राफ्टिंग तैयार की है। सिंपल ड्राफ्टिंग भी आपको मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। संबंधित कानूनी धाराएं, सरल उदाहरण, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बुक में से पढ़ के ये धारा बताई थी, और मैंने जब आपको एक्सप्लेन करके बताई तो आप किस प्रकार से समझे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ चुकी है। बेहद ही सरल अंदाज और सरल तरीका मैंने आपके लिए निकाला है वीडियो में। जैसे कि मैं आपको एक बार और पढ़ दूं, ये भाषा शैली आप कुछ समझ लें। एक एडवोकेट ही समझ पाता है, एक आम नागरिक के लिए बड़ा मुश्किल होता है। धारा 528 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति। इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने के अंतर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली न समझी जाएगी, जैसे इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावित करने के लिए, किसी न्यायालय की कार्रवाई का दुरुपयोग निवारित करने के लिए, किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्य को प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। अब आप समझ गए सर, क्या ऐसा होता है? कानून की भाषा शैली एक आम व्यक्ति नहीं समझ सकता, इसलिए मैंने ये सरल व्याख्या आपके लिए की है डिजिटल ई बुक में, और सब कुछ जानकारी मैंने वीडियो में आपको दे दी है। डिजिटल ई बुक की लिंक सर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तकरीबन 200 से ऊपर सर इसमें प्रश्न हैं, और जो है कि ये इसके ऊपर का शीर्षक है कि बीएनएसएस में एफआईआर रद्द करने के लिए धारा क्या है, क्वेश नियम सेक्शन 528, यही हमारे वीडियो का भी टाइटल है सर। और ये डिजिटल ई बुक है सर। इस डिजिटल ई बुक का उपयोग आप जो है कि खुद पढ़ने के लिए कर सकते हैं, किसी अदालत में, कोर्ट कचहरी में पेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक डिजिटल नोट्स है, डिजिटल ई बुक है, और ये किसी को व्यक्तिगत सलाह नहीं है सर। ये एजुकेशनल पर्पस से मेरे द्वारा तैयार की जाती हैं, और एजुकेशनल पर्पस के उद्देश्य से ही वीडियो मेरे द्वारा बनाए जाते हैं। मेरा उद्देश्य किसी को व्यक्तिगत सलाह देना नहीं है। आप आपके मामले के रिलेटेड कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें, उसके बाद आप उसमें इनका अप्लाई किस प्रकार से होगा वो बेहतर आपको जानकारी दे सकते हैं। लेकिन चूंकि आपके मन में, एक आम नागरिक के मन में या पीड़ित के मन में एक हजारों सवाल उठते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है उन हजारों सवालों का जवाब मेरे आज के वीडियो से आप सभी को मिल चुका है। और ये तमाम ऑल इंडिया में ये धाराएं लागू हैं। बीएनएसएस 2023 पूरे संपूर्ण भारत में लागू है। ऐसा नहीं है कि मेरा वीडियो सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ही है, भारत के तमाम राज्यों में इन्हीं प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरे ऑल इंडिया के लिए मेरा ये वीडियो है, ना कि किसी एक स्टेट के लिए। ये ऑल इंडिया में एफआईआर जो दर्ज की जाती है, जो प्रोसेस उसमें फौजदारी केसों में अपनाई जाती है, वो बीएनएसएस 2023 के तहत ही अपनाई जाती है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान करने की पूरी कोशिश की है, और मुझे लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी ही है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कई बार झूठा फंसा दिया जाता है व्यक्ति को। घर में बैठा हुआ है और बता दिया है कि वो चौराहे पे लड़ाई कर रहा है,
तो ऐसे मामले अक्सर हो जाते हैं। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज, पहले के जमाने में तो सीसीटीवी चलता ही नहीं था। अब तो काफी कुछ जो है कि मामले उपलब्ध हो गए हैं जिनसे पता लगता है आप निर्दोष हैं। वो तमाम सबूतों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबी साक्ष्य धारा 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अलबी क्या होता है सर? ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है घटना के समय आरोपी घटना स्थल पर मौजूद नहीं होकर कहीं और मौजूद था। इसको अलबी साक्ष्य कहते हैं। धारा 9 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 2023 की, वो यही बताती है। उसमें जो इररिलीवेंट जो फैक्ट होते हैं वो भी रिलीवेंट बन जाते हैं। कब बन जाते हैं? जब वास्तव में आरोपी घटना स्थल पर ना होकर कहीं और है, तो वो साक्ष्य में ग्राह्य माने जाते हैं। तो 63 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सर्टिफिकेट तैयार करके दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट कैसे तैयार किया जाएगा, हैश वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ये फार्म कहाँ मिलेगा, ये सब कुछ इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। ये 63 4 का जो फार्म है, इसमें मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है सर। उसको भरना भी सिखाया है और उस स्पेशल फार्म को आपके लिए उपलब्ध भी करा दिया है। मेरा वही वीडियो आप चैनल पर जाकर देखें। उसके नीचे लिंक में आप क्लिक करेंगे तो स्पेशल 5 पन्नों का वो फार्म आपको मिल जाएगा। हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। व्यक्तिगत भरा जाएगा, एक पुलिस अधिकारियों के द्वारा भरकर चालान के साथ पेश किया जाता है, वो अलग है। वो भी उसमें दे रखा है। यदि आपको प्राइवेट मुकदमा कोर्ट में पेश करना है और आपको किसी की हैश वैल्यू निकालना है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। उस प्रमाण पत्रों का आप लिंक से खरीद भी सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे ही दी गई है। उसको मैंने बड़े सुंदर अक्षरों में बड़े स्पेस के साथ तैयार किया है ताकि आप उसको आसानी से भर सकें। भरने का तरीका भी मैंने सिखाया है, हैश वैल्यू का तरीका भी मैंने सिखाया है। MD5 हैश वैल्यू कैलकुलेटर का इस्तेमाल अक्सर पुलिस अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। मेरे पास अभी कई चालान रखे हुए हैं जिसमें हैश वैल्यू पुलिस अधिकारियों के द्वारा पेश की गई। मैंने उसमें देखा MD5 कैलकुलेटर है। उसके बाद 256 F6 ये भी हैश वैल्यू कैलकुलेटर है। और भी बहुत से कैलकुलेटर हैं। आप जब निकाल कर अलग अलग देखेंगे तो सबसे एक ही हैश वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं है। मैंने इन हैश वैल्यू कैलकुलेटर के जरिए ऑनलाइन निकालना भी सिखाया है मेरे वीडियो में, ताकि यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप खुद हैश वैल्यू निकालकर कोर्ट में पेश कर सकते हैं। साथ में 63 4 का सर्टिफिकेट आप जरूर पेश करें, क्योंकि यदि आप ये पेश नहीं करेंगे तो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जाएगा सर। मूल दस्तावेज अगर आप कोर्ट में पेश कर रहे हैं तो एविडेंस एक्ट के तहत वो साक्ष्य में ग्राह्य है। आपको फिर कोई भी उसके साथ प्रमाण पत्र की या हैश वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप मूल दस्तावेज पेश नहीं करते हैं, सेकेंडरी के रूप में पेश करते हैं, तो तमाम ये सबूत आपको पेश करना होंगे। कई बार ऐसा भी देखने में आता है, कानून तो अपनी जगह बना हुआ है और पुलिस अधिकारियों को भी इसकी जानकारी होती है, वो भी इसका पालन करते हैं। लेकिन एक मेरे ही मामले में जो मेरे पास जो प्रकरण है, मैं आपको उसका अक्सर मैंने उदाहरण दिया है। जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक मैं उसकी बात करता रहूंगा। अभी मामला विचाराधीन है। उसमें अपराधियों ने कंपनी का एजेंट बनकर झूठ बोलकर धोखाधड़ी की नियत से ठगी करते हुए 30,37,500 रुपए उनके खातों में प्राप्त किए। कंपनी के नाम से कंपनी भी फर्जी निकली, कोई कंपनी का वजूद नहीं था, और वहां से पैसे दूसरे खातों में ले जाकर उसको हड़प लिया और उसको बेवकूफ बनाया कि ये तो हमने कंपनी में लगा दिए। पुलिस जांच में जब सामने आया कि ये पैसे इन्हीं के खातों में गए हैं, तो पुलिस को जहां से कार्रवाई चालू करना थी, पुलिस अधिकारी के द्वारा वहीं से कार्रवाई समाप्त कर दी गई और खात्मा खारिजी रिपोर्ट उस पर लगा दी गई। अब सवाल ये उठता है कि वो लगाने का आधार क्या था? तो एक आवेदन दिया अभियुक्त गण ने कि हमने ना तो रुपया प्राप्त किया और ये इन्होंने इनकी मर्जी से किया। अब बैंक स्टेटमेंट को तो कोई झूठा कह नहीं सकता, क्योंकि वो तो ऑनलाइन रिकॉर्ड के रूप में सर मौजूद होते हैं। और यदि अभियुक्त गण कोई अपना डिफेंस रखते भी हैं तो उनके पास कोई सबूत तो होगा। सिर्फ एक आवेदन लिख देने से और मौखिक कह देने के आधार पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उस बात को मान लिया और 3 ट्रांजैक्शन में से 2 ट्रांजैक्शन डायरेक्ट अभियुक्त के खाते में गए, उसको उठाकर अलग रख दिया। 27 लाख का बड़ा ट्रांजैक्शन उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत एक करंट अकाउंट खोला, उसमें लिए और वहां से एक टूर और ट्रेवल्स की कंपनी में ले गए, जो कि वीजा पासपोर्ट और फॉरेन में जो लोग जाते हैं घूमने तो उनके ठहरने का इंतजाम इसमें जो है कि उपयोग करते हैं। वो भी सह अपराधी था, उसको भी अपराधी बनाना था। जो उनका साथी था फर्जी अकाउंट खोला, उसको भी उसमें अपराधी बनाना था। पैसा तो उन्हीं लोगों के पास है, ये तो कन्फर्म है। बैंक ट्रांजेक्शन से पैसा आरोपी गण के पास गया। उसके बाद भी पुलिस अधिकारी के द्वारा बगैर 63 4 के सर्टिफिकेट के, बगैर हैश वैल्यू के, उन कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर ही उसमें खात्मा खारिजी रिपोर्ट लगा दी गई। हमारे पक्षकार के साथ बड़ा अन्याय हुआ। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कार्य है, उनको जो उचित लगा उन्होंने कर दिया। अब आगे की कार्रवाई माननीय न्यायालय देखेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सही किया है कि ये गलत किया है। हाई कोर्ट भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, क्योंकि न्याय, आपको मैं अक्सर कहता हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चीटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है।
मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर सिंधु में जाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, तुम कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जी हाँ सर, ये कानून की दुनिया है, यहाँ पर आपको हौसला रखना होगा, लगातार प्रयास करना होगा। ऐसा हजारों लाखों करोड़ों जजमेंट्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें थाने की कार्रवाई जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने की है उसको निरस्त करके उसमें वापस इन्वेस्टिगेशन के आदेश कर दिए गए, और अधीनस्थ न्यायालय के कई फैसले आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिए गए। सवाल सिर्फ आपके प्रयास करने का है। यदि आप हिम्मत हारकर एक जगह बैठ जाएंगे तो आपका हाथ पकड़कर कोई आपको न्याय दिलाने नहीं आएगा। एक व्यूवर्स ने कमेंट्स किया था कि न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसको अंतिम मंजिल तक पहुंचाए, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सर कि कोई भी आपको अंतिम मंजिल तक पहुंचाएगा। आपको खुद को ही प्रयास करना होगा। यदि आप प्रयास करना छोड़ देंगे तो आप उसी क्षण हार जाएंगे, आपकी संपत्ति भी आप खो देंगे, या आप जेल में बंद हैं, आप प्रयास करना बंद कर देंगे तो जेल में से भी आप कभी नहीं निकल पाएंगे। आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। एडवोकेट्स की सुविधा इसलिए दी जाती है, ऑल इंडिया में जो तमाम वकील साथी हैं, वकील एडवोकेट्स हैं, वो यही कार्य करते हैं कि आप लोगों की सहायता करना और आप लोगों को न्याय दिलाने में मदद करना। क्योंकि एक आम आदमी की अपेक्षा ये रहती है कि चुटकी बजा के काम हो जाए, वकील साहब चुटकी बजाएं और वो जो मंशा लेकर आ रहे हैं वो पूरी हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है सर। कानून एक बना हुआ है, एक प्रोसेस है। क्योंकि अगर हर काम चुटकी बजा के होने लगा तो अपराधी भी ऐसे ही कर लेंगे, फिर आपका क्या होगा। न्याय हर चीज को देखता है, दोनों पक्षों को देखेगा, गुण दोषों को देखेगा। कुछ समय लगता है, ये मान लिया। कई मामलों में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, वो गलत है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई जजमेंट्स पारित किए हैं। सालों सिविल मुकदमे चलते हैं, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी निकल जाती हैं, तो कैसे उनका शीघ्र निराकरण किया जाए, तो उसके ऊपर भी मैंने सर एक वीडियो बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स के आधार पर ही, कि सिविल दावों का कैसे शीघ्र निराकरण किया जाए। और दीवानी पे भी मैं काफी वीडियो बना चुका हूँ, सिविल पे, फौजदारी पे, और भी तमाम ला टॉपिक पे। जैसे मुझे समय मिलता है मैं आप लोगों के लिए सर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। और अभी भी काफी कुछ बहुत बचा हुआ है। ला एक इतना बड़ा समंदर है सर कि हम कई जन्म भी ले लें तभी हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। जिस डिजिटल ई बुक की मैंने आपको जानकारी दी उसके लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक